Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the differences between Rutherford atomic theory and Bohr atomic theory to test yourself 2.2. Okay, the possible question related to this topic is what are differences between Rutherford atomic theory and Bohr atomic theory. इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क का भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको आपने दोनों लिहाज से अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस। ओके, द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक, ठीक है। जो बेस किस पे कर रहे हैं दोनों मॉडल या थेरीज जो हैं, तो रदरफोर्ड एटॉमिक थेरी जो थी वो बेस करती थी क्लासिकल थेरी के ऊपर। क्लासिकल थेरी ऑफ रेडिएशन क्या थी? क्लासिकल थेरी ऑफ रेडिएशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जो है बीइंग चार्ज पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो एनर्जी एमिट कर रहा है और अल्टीमेटली जो है वो फॉल कर जाता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और जो क्वांटम थ्योरी थी वो क्या कह रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो मूव नहीं कर रहा, ना ही एनर्जी रिलीज कर रहा है, ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, बल्कि वो ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है जिनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ठीक है। ये क्वांटम थ्योरी थी। ओके, अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, अब बोर ने भी उसके रिवॉल्व करने की ही बात की अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन उसने क्या कहा कि उसने जो है उसने उनको ऑर्बिट का नाम दिया, ठीक है। और उन ऑर्बिट को उसने क्या कहा कि उसकी जो एनर्जी क्या है वो फिक्स है, ठीक है। उसने क्या कहा कि उसने यानी दोनों ने ही ऑर्बिट कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन बोर ने क्या कहा कि उन जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है या फिक्स होती है। ओके, आइडिया ऑफ ऑर्बिट जो था उसमें रदरफोर्ड ने आइडिया नहीं दिया था ऑर्बिट्स का कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, लेकिन बोर ने जो है वो ऑर्बिट का आइडिया भी दिया और उसने क्या कहा कि उसका जो है वो एंगुलर मोमेंटम भी है, ठीक है। नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम क्या था कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, लेकिन जो था बोर एटॉमिक थ्योरी जो थी वो किस पे उसमें जो स्पेक्ट्रम क्या था वो लाइन स्पेक्ट्रम जो था उसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कि यानी जो एक एनर्जी रिलीज होने का जो स्पेक्ट्रम जो हमें नज़र आता है इंस्ट्रूमेंट पे, वो क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लाइन स्पेक्ट्रम ही आना चाहिए, ठीक है। और रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, अगर वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस कर रहा है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में अगर हम कहें तो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम शुड कोलैप्स। एटम जो है वो जब फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर तो इसका मतलब है एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो तो कोलैप्स कर जाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बोर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम शुड एग्जिस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी में जो है वो मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई they should exist. Okay, these are the differences of between Rutherford atomic theory and Bohr atomic theory. Now we will discuss the test yourself 2.2. The question number 1 of test yourself 2.2 is how was it proved that the whole mass of an atom is located at its center? ओके, रदरफोर्ड ने जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और उसने क्या चीज़ देखी थी कि ऑलमोस्ट और जितने भी पार्टिकल थे वो पास हो जाते थे अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। उसने क्या देखा कि
अनरिफ्लेक्टेड जो है ज़्यादातर पार्टिकल क्या हुए हैं, पास किए हैं, और कुछ जो हैं वो बाउंस्ड हुए हैं, और कुछ जो है कम्प्लीटली रीबाउंस हुए हैं। और द कम्प्लीटली रीबाउंस होने जो पार्टिकल हुए, तो उसने ये शो किया कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, और जो कि सिचुएट कर रहा है, जो कि प्रेजेंट है, जो कि लोकेट कर रहा है एट द सेंटर ऑफ द एटम, एंड इट कैरीज नियरली द होल मास ऑफ एन एटम। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि रदरफोर्ड bombarded alpha particles on a 0.00004 centimeter thick cold foil. Almost all the particles pass through the foil undeflected. Only few were bounced back. The complete rebounds of few alpha particles showed that the nucleus is an extremely small positively charged part, and it is situated at the center of an atom, and it carries nearly the whole mass of an atom. Okay, the next question is how was it shown that atomic nuclei are positively charged? Okay, अब ये क्वेश्चन भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स में से ही है कि किस तरह से ये शो हुआ कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल थे वो भी पॉजिटिवली चार्ज थे, तो वो जिस भी चीज़ से के पास गए हैं और उस चीज़ ने उनको परे धकेला है, इसका मतलब है कि वहाँ पे भी कुछ उसी नेचर की चीज़ मौजूद है जो कि उनको अपने आप से अलहदा करी है। जिस तरह हम मैग्नेट की बात करते हैं कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ, और जब वो साइड जो हैं वो एक दूसरे के करीब लाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो मैग्नेट आपस में। लेकिन जैसे ही हम उनके नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ मिलाते हैं, तो वो एकदम से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वो पार्टिकल जो थे डिफ्लेक्ट हुए, तो उन पार्टिकल की डिफ्लेक्शन ने ये बताया कि वहाँ पे जो है सेंटर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इस वजह से पॉजिटिवली चार्ज जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि द अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, यानी उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, डबली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। The deflection and rebouncing of a few particles show that atomic nuclei, the center of an atom, are positively charged. Okay, the next question is name the particles which determine the mass of an atom. ठीक है, वो कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि एटम का मास डिटरमिन करते हैं? ऑब्वियसली वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, और वो कहाँ पे रिजाइड करते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करते हैं। तो वो जो है क्या जो है वो डिटरमिन करते हैं मास ऑफ एन एटम। Proton and neutron present in the nucleus determine the mass of an atom. The sum of number of proton and neutrons is equal to the mass of an atom. जब हम बात कर प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें भी हमने मैस नंबर का बताया था कि मैस नंबर क्या चीज़ देती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैस नंबर देती है। तो मैस ऑफ एन एटम कौन बता रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। Okay, the next question is what is the classical theory of radiation? How does it differ from the quantum theory? तो यहाँ पे हम क्लासिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और जो है नेक्स्ट में जो है यहाँ पे हम क्लासिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम किसे डिस्कस करेंगे, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, according to the classical theory of radiation, electrons being the charged particles should release or emit energy continuously, and they should ultimately fall into the nucleus. ठीक है, अब ये वही बात है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्लासिकल या क्वांटम थ्योरी क्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, energy is not emitted or absorbed continuously. It is emitted or absorbed in the form of small energy packets or bundles known as quantum or photons in case of light energy. क्वांटम में फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, यानी वही बातें जो आपने क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी की रदरफोर्ड एंड नील बोर के मॉडल में डिस्कस की थी, वो आपने यहाँ पे डिफरेंस में बता देनी है।
Okay, the last question is how can you prove that angular momentum is quantized? एंगुलर मोमेंटम किस तरह से क्वांटाइज है आपने यहाँ पे बताना है. ओके, अब एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइज होने का उन्होंने हिंट आपको यहाँ पे क्या दे दिया है कि फर्स्ट ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो के उसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, mvr इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई. ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने उसको सॉल्व करके भी दिखा दिया है कि n अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ पे n क्या आएगा, 1 आएगा, और h की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10⁻34, एंड 2 जो है वो 2 उसी तरह से आ गया, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू, और ये जो है ये दोनों वैल्यूज क्या है कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं करेंगी, चेंज नहीं होगी. ये टू भी जो है इस टाइम जो है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो ऑर्बिट जो नंबर है वो क्या करेगा, डिफर करेगा. ठीक है, तो क्वांटाइज का मतलब यही है कि अगर सॉरी यहाँ पे फिर आ जाएगा इक्वल का साइन. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1.0 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर n1. तो आपने इसको सॉल्व किया इस तरह से, और n2 के लिए आपने यहाँ पे लिखा फॉर n2, और या अगर हम इसको कहेंगे ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट के लिए आप इसको एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो यहाँ पे n की जगह पे हम 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू आप यहाँ पे ऐड करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और इसको आपने क्या करना है, अगर आप इसी तरह से लिखना चाहें वेल एंड गुड, अगर आप इसको जो है सॉल्व करना चाहते हैं न्यूमेरिकली तो आपने उसको भी इसी तरह से सॉल्व कर लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो n की वैल्यू भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू जो एंगुलर मोमेंटम है, तीनों की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, वो डिफरेंट आएगी. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर n2 इज ट्वाइस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1. यानी अगर इसका एंगुलर मोमेंटम जो ऑर्बिट 1 का ये है, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे हम n की जगह पे 2 लिख रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. इसी तरह से अगर हम 3 लिखेंगे, ऑर्बिट 3 लिखेंगे तो वैल्यू थ्राइस हो जाएगी. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की. तो मोर ओवर द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिमेन इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट एंड नॉट इन बिटवीन देम. ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो वो इस फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में मूव करेगा, उनके दरमियान कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो मूव करेगा. हेंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज. तो ये टेस्ट योर सेल्फ है, इसके क्वेश्चंस को आपने अलहदा से जितने भी ये टेस्ट योर सेल्फ है इनको लिखते जाना है, इनकी भी आपकी असेसमेंट होगी, और जो है वो अगर पेपर जो आपके होंगे, असेसमेंट जो आपकी होगी उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है, उस लिहाज से भी इनमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. तो आपने इस टेस्ट योर सेल्फ को अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है. ठीक है, थैंक यू सो मच.